जय हिंद एवरीवन। मैं समीर चौधरी यूपीएससी हिंदी पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम लोग अपना जो करंट अफेयर सीरीज है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो थोड़ा सा गैप हो गया, मेरे ख्याल से 9 दिन का गैप हो गया। तो पिछला लेक्चर जो मैंने अपलोड किया था 9 दिन पहले किया था, तो ये कुछ गैप हो गया, इसमें मेरी ही गलती है ऑब्वियसली। तो मुझे ये सीरीज जो है कंटिन्यू करना चाहिए। और कुछ लोग जो हैं इस पर डिपेंडेंट हैं, बार बार ये सीरीज जो है कंटिन्यू करते हैं, वो देखते हैं, तो निश्चित तौर पर उनको इफेक्ट करेगा। तो ये जो मैंने प्रॉमिस किया था कि भाई ये सीरीज जो है मैं फॉलो करूँगा, इसको कंप्लीट करूँगा। तो अभी मेरे ख्याल से PT 365 भी जो है मैगजीन आती है वो भी आ चुकी होगी। और आपका जो कंपाइलेशन आता है साल भर का, तो उसको भी कोई ना कोई कवर करेगा। लेकिन ये सीरीज जो है मैंने किया था, और इसमें मैं मंथली करंट अफेयर, क्योंकि मंथली करंट अफेयर जो होता है वो थोड़ा सा डिटेल वे में होता है। और जो कंपाइलेशन आता है उसमें एक प्रकार से क्या होता है कि कुछ चीज़ों को छोड़ दिया जाता है, बाकी वो भी एक प्रकार से फॉलो किया जा सकता है प्रीलिम्स स्पेसिफिक। लेकिन कोशिश की जाएगी जब तक वो शुरू नहीं होता है या ऐसा डिमांड रहेगा तो ये सीरीज जो है इसको कंप्लीट किया जाए। फिलहाल सितंबर अक्टूबर का हो चुका था, नवंबर मंथ भी ऑलमोस्ट, आज का लेक्चर और एक और लेक्चर लेना पड़ेगा आर्ट एंड कल्चर के लिए, वो नवंबर मंथ का भी खत्म हो जाएगा। तो आगे से कोशिश करूंगा कि मैं कम से कम लेक्चर में, मतलब दो दो, मान लीजिए पॉलिटी है, IR है, उसको एक साथ कंबाइन करके 1 घंटा 1.5 घंटा में जो है ऐसे करके कुछ लेक्चर्स में ही जो है जल्दी से जल्दी कवर कर दिया जाए। मेरे ख्याल से दिसंबर और जनवरी का जो है वो मैगजीन आ चुका होगा, तो उसको भी कवर कर लिया जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, आप लोग जो है प्रीलिम्स स्पेसिफिक तैयारी जो है शुरू कर दिए होंगे, इसी की मुझे उम्मीद है कि भाई लगभग अब 3 महीने बचे हैं। और प्रीलिम्स में और PCS के पॉइंट ऑफ व्यू से तो और भी कम समय बचे हैं, 3 महीने से भी कम बचे हैं। तो आप लोग जो है उसके स्पेसिफिक तैयारी कर दीजिए। और जहाँ तक PYQ का सवाल है, चाहे UPSC हो चाहे PCS हो, उस पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए PYQ के, कि भाई UPSC है, UPSC तो इसे मोटा मोटे क्वेश्चन रिपीट नहीं करती है, ठीक है। कभी कभार जो है इक्का दुक्का क्वेश्चन जो है रिपीट भी हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, ट्रेंड एनालिसिस आपको आइडिया रहता है कि भाई UPSC जो है किस तरह का क्वेश्चन पूछती है। चाहे आप कुछ पढ़ रहे हैं, आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं या कोई बुक पढ़ रहे हैं, तो आपको आइडिया लेगा भाई ये टॉपिक जो है वो या आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है नहीं है, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस है नहीं है। वो कहाँ से पता चलेगा? वो आपको PYQ से ही पता चलेगा, चाहे UPSC हो चाहे PCS हो। PCS में PYQ इसलिए फ़ायदा हो जाता है ज़्यादा, क्योंकि उसमें क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, ठीक है, UP PCS में। लेकिन UPSC क्वेश्चन बहुत कम रिपीट करती है, बहुत कम चांसेस है रिपीट करने के। इसके बावजूद ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली जैसे कोई भी PYQ आप पढ़ते हैं तो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नहीं करते हैं, साथ साथ एक्सप्लेनेशन पार्ट करते हैं, उसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, आपको ट्रेंड एनालिसिस होता है। और तीसरी बात ये होता है कि आपको आइडिया लगता है कि भाई कोई भी टॉपिक है, चाहे कोई भी टॉपिक है, ABCD आप मैगजीन पढ़ रहे हैं, आप स्टैटिक पोर्शन लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, आप मॉडर्न हिस्ट्री के लिए कुछ पढ़ रहे हैं, इकोनॉमी के लिए कुछ पढ़ रहे हैं, किसी टेस्ट का एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं, तो वैसे तो मैं देखता हूँ रिसोर्सेज की अगर बात आती है, सिर्फ करंट अफेयर की रिसोर्सेज की अगर बात की जाए, तो करंट अफेयर के रिसोर्सेज ही होते हैं, अनलिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, समझ रहे हैं ना। जैसे कि आप साल भर मैगजीन कवर करते हैं। अब क्या होता है कि फरवरी मार्च का जब समय आता है तो सभी जो जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं, अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट, वो कंपाइलेशन निकालते हैं। उनको पता है कि बच्चे साल भर जो है करंट अफेयर नहीं पढ़े हैं, तो वो जो है आपका कंपाइल करके थोड़ा सा सारांश एक प्रकार से संक्षेप में जो है वो निकालते हैं। फिर क्या होता है, बच्चे इसको स्किप करके जो साल भर जो पढ़े रहते हैं उसको स्किप करके फिर उसको कवर करने लगते हैं। तो अच्छा, एक कोचिंग ने निकाला, फिर दूसरे कोचिंग निकालते हैं, फिर उसका भी कवर करने लगते हैं। तो आपको ये बात समझना चाहिए कि भाई आपको जो है रिसोर्स फिक्स रखना है। अब समझिए इस बात को, किसी ने मंथली मैगजीन 1 साल का किया है, तो 1 साल का अगर किसी ने हर महीने का मैगजीन अगर किया है, मान लीजिए किसी भी कोचिंग का किया है, विजन का किया, किसी का भी किया है, उसको जो है कि फिर अलग से फिर कंपैरिजन PT 365 अगर आता है उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस बात को आप समझ रहे हैं। उसने अगर कवर किया है, उसने अगर नोट्स बनाया, उसने रिवाइज किया है, तो उसको अलग से करने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हैं ना। फिर एक कोचिंग का अगर आपने किया तो एक कोचिंग का आपने किया, फिर आपको दूसरे कोचिंग का करने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए आपने 1 साल तक एक किसी कोचिंग का किया है, तो आपको फिर दूसरे कोचिंग का करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि इतना यकीन रखिए कि भाई जो क्वेश्चंस आएंगे आपके UPSC में, मैं UPSC का बता रहा हूँ, और UPSC में जो क्वेश्चंस आपके आएंगे बेसिकली जो है वो किसी मैगजीन, उसका कोई सोर्स नहीं कि भाई उसी से क्वेश्चन आएंगे, समझ रहे हैं ना। कुछ क्वेश्चन हो सकता है उससे फंस जाएं, कुछ क्वेश्चन हो सकता है, ज़्यादातर क्वेश्चन हो सकता है नहीं फंसे। तो ये तो एक प्रकार से होता है कि भाई कवर कराया जाता है, हर कोचिंग अपना कराती है, लेकिन ऐसा कोई लिमिटेड नहीं है कि भाई आप इसका भी कर लें उसका भी कर लें। और आपकी लिमिटेशन भी तो है कि आप कितना पढ़ेंगे। अगर आप एक इंस्टीट्यूट का ही फॉलो करेंगे तो एक महीने का 100 पेज का होता है, साल भर का 1200-1300 पेज हो जाएगा। तो 2 कोचिंग का करेंगे तो 2500 हो जाएगा। तो समझ रहे हैं ना, ये सभी लिमिटेशन, आपके दिमाग की भी लिमिटेशन है, आप नोट्स बनाने का भी लिमिटेशन है। तो किसी एक कोचिंग करिए, उसी का बार बार जितने मल्टीपल टाइम्स आप कर सकते हैं। और अब समय हो गया है तो आप टेस्ट पे ध्यान दीजिए। किसी भी आपको जो है टेस्ट देना है, हम लोग का भी टेस्ट सीरीज चल रहा है, आप ज़्यादा ज़्यादा टेस्ट दीजिए, समझ रहे हैं ना। 20 टेस्ट हम लोग कंडक्ट कराते हैं, तो जितना ज़्यादा फुल लेंथ टेस्ट आप देना शुरू करें
उतना आपके लिए अच्छा है। उससे क्या होगा कि भाई सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं, आप कितने पानी में हैं, वो भी तो आइडिया लगे। तो दूसरा जो है आप लोग ध्यान दीजिए टेस्ट। तो कम से कम मैं एटलीस्ट जो है इतना मैं बोल रहा हूँ कि अभी 3 महीने बचे हैं, अगर हर दूसरे तीसरे दिन टेस्ट भी देते हैं तो कम से कम 30 टेस्ट जो है आपको देने चाहिए, जहाँ तक मेरा ख्याल है। भले मार्क्स आपके कम आते हैं, आपके मान लीजिए 70 नंबर आ रहे हैं, 60 आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। उसको आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। कुछ पेपर्स होते हैं वो टफ होते हैं, कुछ पेपर्स होते हैं वो आसान होते हैं। तो आपको टेस्ट जो है ये कंटिन्यू रखना है लास्ट मोमेंट तक। लास्ट के 1 हफ्ते पहले आप चाहे तो छोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर लास्ट के मोमेंट पे आपके कम मार्क्स आएंगे तो हो सकता है आपके दिमाग पे इम्पैक्ट पड़ेगा उसका। तो लास्ट के मोमेंट पे आप टेस्ट छोड़ सकते हैं, लेकिन हाँ लास्ट के 1 हफ्ते तक जो है, अगर अभी तक टेस्ट नहीं दिया है, जो दे रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं दिया है वो टेस्ट दे दें, ठीक है। किसी भी कोचिंग का, चाहे हम लोग का भी है, तो आप किसी का भी इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज जो है ज्वाइन करिए और कम से कम 20-25 टेस्ट दीजिए, ठीक। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। तो आज हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन, और इसके अलावा तो 3 चीज़ें हैं। एक चीज़ टेस्ट हो गया, दूसरा रिसोर्स फिक्स कर लीजिए, किसी एक इंस्टीट्यूट का ही आपको करंट अफेयर करना है, और तीसरा रिवीजन जो है वो की है, इसको मत भूलिए। चाहे कोई व्यक्ति है, यहाँ पे कोई विवेकानंद नहीं बैठा है कि भाई एक बार पढ़ लिया उसको याद रहेगा, इस तरह कोई बहुत शार्प दिमाग वाले यहाँ पे लोग नहीं हैं। आपको बेसिकली ये क्या करना है कि भाई हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन जो भी आप पढ़ रहे हैं, डेली बेसिस पे आप स्लॉट फिक्स कर लीजिए। डेली बेसिस पे स्लॉट फिक्स कर लीजिए कि आधा टाइम मुझे पढ़ाई करनी है, आधा टाइम रिवीजन करना है। ये काफ़ी लोगों के साथ होता है, मेरे साथ होता है, काफ़ी लोगों के साथ होता है, सिर्फ पढ़ाई करते जाते हैं, सिर्फ जितना पढ़ने को मिल जाए, लेकिन आपको एग्जाम निकालना है, नॉलेज आपको गेन नहीं करना है। हो सकता है जिसका फर्स्ट रैंक है उसको नॉलेज कम हो, जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ उसका नॉलेज लेवल ज़्यादा हो। लेकिन होता क्या है कि भाई आपको जो है स्मार्ट एटीट्यूड रखना है, आपको एग्जाम क्लियर करना है, उसके लिए आपको रिवाइज करना पड़ेगा, बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए तो हम लोग देखते हैं। तो अलग अलग स्लॉट जो है डिसाइड कर लीजिए रिवीजन के लिए, चाहे स्टैटिक पोर्शन हो, चाहे आपका करंट अफेयर हो, और चाहे टेस्ट वाला हिस्सा हो। तो आज हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन करेंगे, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन करेंगे और नवंबर मंथ का, ठीक। ऑलरेडी पिछले जितने भी सेक्शन हैं वो लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो पहला टॉपिक है इसमें इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर। तो इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर जो है ये फरीदाबाद हरियाणा में जो है ये क्या किया गया, एक प्रकार से इनॉग्रेट किया गया, शुभारंभ इसका किया गया, ठीक है। अब ये बायोलॉजिकल डाटा सेंटर होता है क्या है कि जो भी डाटा एक प्रकार से लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, उनके जो डाटा होते हैं, चाहे वो न्यूक्लिक एसिड डाटा हो, प्रोटीन सीक्वेंस, मेटाबॉलिक, चाहे डीएनए सीक्वेंस, जीनोटाइप, ये सारी चीज़ें जो है एक प्रकार से क्या किया जाता है वहाँ पे स्टोर किया जाता है, ठीक है। तो बायोलॉजिकल डाटा, जैसा कि सिंपल सी बात है, सभी से बायोलॉजिकल डाटा है। तो आपको जो है आपको प्रीलिम्स स्पेसिफिक आपको पढ़ना है। अब फिलहाल 3 महीने के लिए आप भूल जाइए बाकी चीज़ें, सिर्फ प्रीलिम्स स्पेसिफिक आपको पढ़ना है। तो मोटा मोटा फैक्ट्स, हर जगह फैक्ट्स कवर करिए। तो कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया, फरीदाबाद हरियाणा। बायोलॉजिकल डाटा का मतलब मैंने आपको बता दिया कि जो भी डाटा चाहिए, जिस तरह के प्रोटीन हो, न्यूक्लिक एसिड डाटा हो, डीएनए डाटा हो, ये सभी डाटा को एक प्रकार से वो किया जाता है। सपोर्ट किसके द्वारा किया गया, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इसके अलावा जो भी कोविड से रिलेटेड डाटा है, SARS-CoV-2, जो भी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 था, SARS-CoV-2, उसके डाटा है, ठीक है। तो एक प्रकार से क्या होगा कि डाटा का स्टोर किया जाएगा, एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन होगा, आपस में इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज किया जाएगा रिसर्च के लिए, ठीक है। तो रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट इज, तो इसका डिजिटाइज भी है स्टोर किया जाएगा, इसका डिजिटाइज डाटा जो है स्टोर किया जाएगा ब्रह्म, ठीक है। सुपर कंप्यूटर जो है ब्रह्म, उसमें स्टोर किया जाएगा, ठीक। नेक्स्ट बायोटेक प्राइड। तो बायोटेक प्राइड जो है, बायोटेक प्राइड, तो ये गाइडलाइंस है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ये डिपार्टमेंट आता है, जिसके द्वारा रिलीज की जाती है, ठीक है। तो किस प्रकार से रिसर्च के लिए एक्सचेंज किस प्रकार से क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना है, तो उसको लेके ये है। इसके अलावा मैंने बताया कि SARS-CoV-2 बेसिकली कोविड 2 का जीनोम है, उसके भी डाटा स्टोर किए जाएंगे। और इसमें ऑलमोस्ट 54 लेबोरेटरी जो है उनको एक प्रकार से क्या किया जाएगा, आपस में वो किया जाएगा, कनेक्ट किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, तो इसमें ज़्यादा कुछ आपको नहीं, फैक्ट्स आपको बस देखने हैं, ठीक। नेक्स्ट, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन स्पेस सेक्टर। तो विक्रम एस सेक्टर, तो आपको इसको नोट्स बनाने भी आना चाहिए। मान लीजिए आप मैगजीन से पढ़ रहे हैं, इसको आप 2 लाइन में नोट्स बनाइए। जैसे मान लीजिए मैं नोट्स कैसे बनाऊंगा, जैसे IBDC है, ठीक है, तो IBDC, ठीक है। तो इनॉग्रेटेड कहाँ हुआ, तो आप ऐसे लिख दीजिए, पूरा सेंटेंस मत लिखा कीजिए, इनॉग्रेटेड एट जो भी है फरीदाबाद हरियाणा, ठीक है। फिर सपोर्टेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक। इसके अलावा फॉर रिसर्च पर्पज, मतलब ऐसे 3 लाइन में जो है ये पूरा का पूरा बन जाएगा। तो एक पेज में आपके पास ऐसे 10 टॉपिक होने चाहिए, समझ रहे हैं ना। तो इस तरीके से आपको नोट्स बनाने की कला आनी चाहिए प्रीलिम्स के लिए, ताकि एग्जाम में के समय, एग्जाम से पहले मान लीजिए 1 महीने आपको बार बार मैगजीन के पन्ने नहीं पलटने पड़े, वो बहुत मुश्किल समय होता है, बार बार आप मैगजीन के पन्ने पलटेंगे तो बहुत समय लगेगा।
और फ्रस्ट्रेट होंगे। प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन स्पेस सेक्टर, तो स्पेस सेक्टर में जो है प्राइवेट सेक्टर जो भी, चूँकि ऐसा कहेगा कि भाई कुछ आपने इनिशिएटिव सुना है, वैसे NSIL है, ठीक है, NSIL है, इसके अलावा इन स्पेस है, इन सभी को एक प्रकार से प्राइवेट सेक्टर को जो है किस प्रकार से वो करना है, अट्रैक्ट करना है और उनका सपोर्ट करना है इसरो के द्वारा, कि जो भाई स्मॉल सैटेलाइट्स हैं उनके निर्माण में, उनके प्रक्षेपण में, लॉन्चिंग में किस प्रकार से हेल्प किया जाए प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज का, ठीक है। तो उसी सीरीज में जो है विक्रम साराभाई के नाम पे है। ऑब्वियसली विक्रम साराभाई जो है बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट थे इंडियंस में, और इंडिया में जो भी आपका स्पेस प्रोग्राम आपको चल रहा है, ठीक है, तो APJ अब्दुल कलाम जो है वो भी इनको गुरु मानते थे। तो बेसिकली इन्हीं की देन है विक्रम साराभाई, बहुत ही एक प्रकार से मान लीजिए पद्म विभूषण भी से इनको मिला हुआ है। तो इन्होंने बेसिकली जो है इनके नाम पे जो है ये एक प्रकार से फर्स्ट प्राइवेटली बिल्ट रॉकेट, तो पहला जो है प्राइवेटली बिल्ट रॉकेट श्रीहरिकोटा जो कि आंध्र प्रदेश में पुलिकट लेक के पास है, ठीक है, तो ये जो है वहाँ से ये लॉन्च किया गया। तो आपको ध्यान रखना है कि विक्रम-S पहला प्राइवेटली बिल्ट रॉकेट है। मिशन प्रारंभ के नाम पे जो है ये मिशन एक प्रकार से लॉन्च किया गया, मिशन प्रारंभ, और ये रॉकेट जो है डेवलप किया गया हैदराबाद बेस्ड स्काईरूट स्पेस, तो इसके द्वारा जो है डेवलप किया गया, एक कंपनी है, और ऑब्वियसली सपोर्ट किसका था, इसरो का। तो इसरो जो है एक प्रकार से स्पेस एजेंसी है, तो ये इसरो और इन स्पेस का एक प्रकार से सपोर्ट था। तो बस ये कुछ फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा एक प्रकार से कर्मन लाइन क्या होता है कि जहाँ से अर्थ के एटमॉस्फेयर को, जो अर्थ का एटमॉस्फेयर होता है और स्पेस, उसके बीच एक प्रकार से क्या होती है, कर्मन लाइन जो होती है वो क्या होती है, बाउंड्री होती है, ठीक। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। इसके अलावा एक एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो मार्केटिंग आर्म है इसरो का, वो क्या है, पहले एंट्रिक्स था, बाद में NSIL आया और फिर इन स्पेस, ये सब चीज़ें बाद में आई। इसके अलावा एक केसलर सिंड्रोम यहाँ पे टर्मिनोलॉजी है। केसलर सिंड्रोम क्या होता है, जैसे अर्थ है तो अर्थ के चारों ओर सैटेलाइट्स जो हैं वो इस प्रकार से क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, आसपास जो चक्कर लगा रहे हैं। तो होता क्या कि कभी एक सैटेलाइट का टुकड़ा टूट गया, किसी से टकरा गया, तो ढेर सारे डेब्रिस बन जाते हैं, टुकड़े बन जाते हैं, फिर आपस में वो टकराते रहते हैं और ढेर सारे डेब्रिस बन जाते हैं। एक केसलर जो थे मेरे ख्याल से साइंटिस्ट थे, तो उनकी जो है एक ऐसी थ्योरी थी कि भाई भविष्य में जो है आपस में सैटेलाइट्स आपस में कोलाइड करेंगे, नुकसान होगा, तो उसको केसलर सिंड्रोम कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आर्टेमिस, तो मैं तेजी से जो है कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोग जो है प्रीलिम्स स्पेसिफिक, चूंकि प्रीलिम्स नज़दीक है, तो उसी प्रकार से जो है तेजी से कवर करेंगे ताकि पूरा का पूरा सिलेबस भी कवर हो जाए और ज़्यादा समय भी ना लगे। तो आर्टेमिस मिशन जो है आप लोग जानते ही होंगे, नासा का मिशन है मून पे भेजने के लिए। तो मून पे भेजने के लिए शुरुआत में कोई व्यक्ति नहीं रहेगा, मतलब एक प्रकार से सिर्फ स्पेसक्राफ्ट जाएगा, बाद में ह्यूमन बीइंग्स को भेजा जाएगा, और उसमें ये भी प्लानिंग है कि जो लास्ट वाला आर्टेमिस का जो मिशन है उसमें वुमेन, सिर्फ और सिर्फ वुमेन जो है महिला जाएंगी, ठीक। तो ये नासा का मिशन है आर्टेमिस। तो आपको ये जितने भी स्पेस मिशन होते हैं बिल्कुल इसका नाम मत भूला कीजिए, कोई भी एग्जाम हो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो कैनेडी स्पेस सेंटर ये USA में है, फ्लोरिडा में, ठीक है। तो वहाँ से जो है फ्लोरिडा USA, तो वहाँ से जो है इसको लॉन्च किया गया। और एक प्रकार से जो भी मून, लूनर मिशन मतलब क्या हुआ, लूनर जो टर्मिनोलॉजी होती है ये किसके कहते हैं, मून के लिए, ठीक है। तो वही मिशन मून के लिए जाएगा, चंद्रमा के लिए तो उसको लूनर मिशन हो गया। तो अनक्रूड मतलब यहाँ पे जो है इसमें व्यक्ति कोई भी नहीं है, एक प्रकार से सिर्फ स्पेसक्राफ्ट गया होगा, जो भी गया होगा सिर्फ एक प्रकार से स्पेसक्राफ्ट गया होगा, इसमें कोई व्यक्ति नहीं होगा। तो आर्टेमिस 1 मिशन की जो ऑब्जेक्टिव है कि भाई जो एक प्रकार से मून के पास जाके, जो सबसे पहले ओरियन, जो स्पेसक्राफ्ट जिसका यूज किया गया है वो ओरियन किया गया है, मून पे जाके एक प्रकार से स्टडी करना है, ठीक है। और चूंकि अभी फ्यूचर में ह्यूमन मिशंस होने वाले हैं, आर्टेमिस के ह्यूमन मिशंस होने वाले हैं, जिसमें कि महिला कैटेगरी भी जाएगी, सिर्फ महिलाएं भी जाएंगी। तो भाई चूंकि जो भी स्पेस क्राफ्ट होगा उसमें क्या कहते हैं, जो अंतरिक्ष यात्री होंगे, जो भी होंगे उसमें, जो भी जाएंगे, साइंटिस्ट जाएंगे, जो भी जाएंगे, रिसर्चर्स जाएंगे, उनके लिए जो है एक हीट कंडीशन की स्टडी की जाएगी कि भाई उनको खतरा ना हो, ठीक है। स्पीड का टेस्ट किया जाएगा। तो इस प्रकार ये अनक्रू फ्लाइट जो है, अनक्रू मतलब अभी फिलहाल लोगों को नहीं भेजा जा रहा है ताकि जो है कोई नुकसान ना हो, समझ रहे हैं ना, और सक्सेसफुल फ्लाइट हो। अगर आपको पता होगा कि भाई नासा का जो मिशन था शुरुआत में 1969 से 1972 तक नासा का अपोलो प्रोग्राम था। अपोलो प्रोग्राम में कई प्रोग्राम सक्सेसफुल हुए, ऐसा नासा का मानना है। काफ़ी लोग इस पर ऑब्जेक्शन भी करते हैं कि भाई ऐसा कुछ प्रोग्राम नहीं हुआ था, ये झूठ बोलती है नासा, लेकिन फिर भी चूँकि है, दुनिया मानती है नील आर्मस्ट्रांग पहले एक प्रकार से चंद्रमा पर जाने वाले यात्री थे। तो 1969 टू 1972 जो है अपोलो प्रोग्राम था। अपोलो प्रोग्राम के तहत जो है काफ़ी लोग को स्पेस चंद्रमा पर भेजा गया था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना चाहिए, अपोलो प्रोग्राम। उसके बाद जो है रसिया का भी ऐसा कुछ प्रोग्राम था। तो इसमें जैसे कुछ ट्विन सिस्टर्स हैं, अपोलो और आर्टेमिस। तो
तो आप जैसे हम लोग की माइथोलॉजी होती है, माइथोलॉजी मतलब मिथक, जैसे कि हम लोग को बोला जाता है जितने भी हम लोग देवी देवता की पूजा करते हैं, काफ़ी लोग इसको मिथ मानते हैं, जिसकी अपनी अपनी श्रद्धा की भावना है। तो सिमिलरली हर चाहे कोई भी सोसाइटी हो, ऐसी बात नहीं इंडिया में ऐसा है, हर सोसाइटी में इस प्रकार से उनके देवी देवता होते हैं, उनका मिथ होता है कि भाई हम लोग इसे चंद्रमा को चंदा मामा कहते हैं, ठीक है। सिमिलरली जो है यहाँ अपोलो है, आर्टेमिस है, तो इनको ट्विन सिस्टर्स कहा जाता है कि भाई दो बहनें हैं, तो उनके नाम पे जो है ये मिशन चल रहा है, ठीक है। तो एक प्रकार से जो कोई भी प्लैनेट्स है चाहे कुछ है, उसको सगुनीकरण समझते हैं, फिलॉसफी में दर्शन शास्त्र होता है, उसमें हम लोग को सगुनीकरण करते हैं। जैसे गंगा है, तो गंगा को काफ़ी लोग नदी मानते हैं और काफ़ी लोग जो है इसको माता भी मानते हैं, गंगा माँ, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हर चीज़ का सगुनीकरण करते हैं, गंगा का, यमुना का, चाहे पृथ्वी है उसको भी माता की तरह देखते हैं, तो ये जो है इसको सगुनीकरण करते हैं। सिमिलरली जो है यहाँ पे अपोलो को ट्विन सिस्टर्स जो है उसके नाम पे किया गया है। खैर फिलॉसफी में ज़्यादा नहीं अंदर जाना है। तो यहाँ पे जो है आर्टेमिस 2 जो है ये प्लान है 2024 में, आर्टेमिस 3 जो है ये 2026 में ये प्लान है, ठीक है। तो नासा जो है प्लानिंग कर रही है कि पहला ऐसा जो वुमेन को भेजा जाए, जो कि मून भेजा जाए, ये आर्टेमिस का मिशन है। फाइनल एक प्रकार से प्लानिंग यही है, ठीक। नेक्स्ट, इससे पहले भी जो है लूनर मिशंस हुए हैं, जो कि मून के सरफेस पे स्पेसक्राफ्ट को भेजा गया है कुछ स्टडी करने के लिए। इंडिया का भी चंद्रयान 2 गया था, तो इसमें भी आप लोगों को पता ही हो जाता था लोगों को कि GSLV MK3, ठीक है, GSLV MK3 इसका प्रयोग हुआ था, और इसमें OLR मिशन था और वाइटर लैंडर रोवर, और लैंडर का नाम क्या था, विक्रम, और रोवर का नाम क्या था, प्रज्ञान। तो हुआ क्या था कि लैंड करते वक्त ही कुछ समस्या आ गई थी, तो 2019 का शायद मिशन था। तो ये सारी चीज़ें आपको पता ही होंगी, तो ये आपको पता होनी चाहिए। इससे पहले चंद्रयान 1 भी जा चुका है इंडिया का, और चंद्रयान 3 शायद भेजने की तैयारी है। तो USSR का ये सारे मिशन है, लूना 1, लूना 2, लूना 3, USA का लूनर ऑर्बिटर, अपोलो 11 मिशन, फर्स्ट ह्यूमन मिशन टू लैंड ऑन मून। तो आपको ये पता होना चाहिए अपोलो 11 जो था उसमें सबसे पहला जो है कोई व्यक्ति जो है मून के ऊपर लैंड किया था, ऑब्वियसली नील आर्मस्ट्रांग किए थे। और लूनर रिकॉनियंस ऑर्बिटर जापान का भी है, चाइना का चेंज नाम से आता है, ठीक है, तो चाइना का चेंज, और इंडिया का चंद्रयान और चंद्रयान 2 2019 में था। चंद्रयान 1 एक बार चेक कर लीजिएगा कौन से साल लॉन्च हुआ था, और 3 कब प्लानिंग है लॉन्च होने की। नेक्स्ट, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है ये प्रोवाइडेड एस्ट्रोनॉमर्स विद अ ग्लिम्स ऑफ अर्ली यूनिवर्स इन अ न्यू इमेज। तो एक प्रकार से जो ये जेम्स वेब टेलीस्कोप है, ये यूनिवर्स जो होते हैं, यूनिवर्स में गैलेक्सीज होती हैं। थोड़ा सा यूनिवर्स के बारे में आप लोग जानिए। सबसे यूनिवर्स क्या होता है, मान लीजिए यूनिवर्स एक बड़ा गोला है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, यूनिवर्स एक बड़ा गोला है, ठीक है, कैसा है, किस डायमेंशन में है, कोई नहीं जानता, तो मान लेते हैं गोला है। तो इसमें ढेर सारी गैलेक्सीज हैं, ऐसे गैलेक्सीज हैं, ठीक है, ढेर सारी ऐसे गैलेक्सीज हैं, ठीक, ढेर सारी गैलेक्सीज हैं। इन गैलेक्सीज की संख्या कोई नहीं जानता, तो लोग कहते हैं बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं, ठीक है। तो बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हो गए। एक गैलेक्सी में माना गया कि बिलियंस और बिलियंस, माने एक गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, ठीक है। उसमें से एक स्टार है सन, सन के चारों ओर जो है प्लैनेट्स हैं, उसमें से एक प्लैनेट है तीसरे नंबर पे अर्थ पे भी अर्थ का कुछ परसेंटेज निकाल दिया जाए, अर्थ का जैसे 2.4% जो है लैंड सरफेस जो है अर्थ का जो लैंड सरफेस है उसका 2.4% जो है वो इंडिया का है। और इंडिया के भी किसी एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट में हम लोग बैठे हुए हैं, तो अपनी लिमिटेशन आप समझिए कि भाई आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं, समझ रहे हैं ना। तो हम लोग जो है अगर अर्थ के बेसिस पे दिखाया तो हम लोग एक पॉइंट भी नहीं है, ठीक है। तो गैलेक्सी और यूनिवर्स की बात ही अलग है। तो समझिए कि भाई कितनी एक प्रकार से जो है स्टडी करने के लिए ये चीज़ें हैं, और कितनी एक प्रकार से वो हैं। तो ये जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है गैलेक्सीज के लेवल पे स्टडी करता है, गैलेक्सीज की फ़ोटो लेता है। स्टडी क्या करता है, फ़ोटो लेता है, फिर उस फोटो को जो एक प्रकार से स्टडी किया जाता है, जो भी एक प्रकार से जो ये हैं एस्ट्रोनॉमर्स हैं। तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप्स जो हैं ये फ़ोटो दिया, यूनिवर्स का फ़ोटो दिया और गैलेक्सीज की फ़ोटो दी। उसी में से जो गैलेक्सी का क्लस्टर होता है, गैलेक्सी के भी क्लस्टर हो सकते हैं, मान लीजिए कुछ गैलेक्सी जो हैं वो आपस में आसपास इस प्रकार से होंगे, ठीक है, तो उनका क्लस्टर आपस में जुड़े हुए हैं, तो उनको क्या नाम दिया, उनको नाम दे देते हैं, ये लोग नाम दे सकते हैं, इनकी इच्छा है। तो MACS 0647 नाम ऑब्वियसली आइडेंटिफाई करने के लिए करते होंगे, ठीक है। तो आपसे एग्जाम में बस पूछ दे फॉर एग्जांपल कि MACS 0647 क्या है, तो नीचे कुछ भी दे देगा ऑप्शन कि भाई फलाना ठिकाना कोड है, गैलेक्सी क्लस्टर है, ठीक है, हेल्थ कोड है, या कुछ सॉफ्टवेयर कुछ है, या कुछ ऐसा है क्या आपका रैंसमवेयर है, ठीक है, तो मैलवेयर है, कुछ भी दे सकता है। तो आपको पता होना चाहिए गैलेक्सी क्लस्टर को नाम दिया है। और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है ऑब्वियसली नासा का है, ठीक है। इससे पहले एक और टेलीस्कोप था जो कि काफ़ी फेमस था, हबल टेलीस्कोप जो था ये आपका 1990 में जो है नासा का ही था,
और जो लोअर अर्थ ऑर्बिट होता है बिलो 2000 किलोमीटर, उसमें इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो जेम्स वेब टेलीस्कोप का थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि नासा का लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा टेलीस्कोप है। ऑब्वियसली टेलीस्कोप जो है इमेज लेने के लिए, फोटो लेने के लिए यूज किया जाता है, और जो भी गैलेक्सीज होती हैं उनका फोटो लिया जाता है। उससे पहले हबल स्पेस टेलीस्कोप था। इसमें और भी स्पेस एजेंसी नासा के अलावा यूरोपियन और कनाडा की स्पेस एजेंसी, उनका भी एक प्रकार से सहयोग लिया गया है। इसका विजन है कि भाई जो भी यूनिवर्स है उसका इंफ्रारेड, क्योंकि लाइट की फ्रीक्वेंसी होती है, मैं बार बार बोलता हूँ कि ये आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम याद होना चाहिए कि सबसे नीचे होता है रेडियो, फिर में आता है माइक्रो, फिर आता है इंफ्रारेड, फिर आता है विजिबल, फिर आता है अल्ट्रावायलेट, फिर आता है एक्सरे, फिर आता है गामा रे। ठीक है, तो इसको मैंने याद करने का तरीका मैं 10वीं 11वीं में याद किया था, 11वीं में कि रेडियो को डालो माइक्रोवेव में, लाल हो जाएगा, दिखाई देने लगेगा, नीला हो जाएगा, एक्सरे, गामा रे। ठीक है, तो इसमें से जो इंफ्रारेड जो है, इंफ्रारेड इस सीक्वेंस में जो है वो लैम्डा मतलब वेवलेंथ जो है वो घटता है। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी जो है म्यू कहते हैं, म्यू। ठीक है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती है अर्थात एनर्जी बढ़ती है इस सीक्वेंस में। तो इसमें जो इंफ्रारेड वाला जो है एक प्रकार से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसमें जो है इसमें जो है फोटो लिया जाता है। ठीक है, इसमें फोटो लिया जाता है, ऑब्वियसली कुछ रीजन होता होगा ताकि क्लियर फोटो आए। तो एक प्रकार से जो है इट इज़ अ जोन ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विद स्लाइटली लॉन्गर वेवलेंथ देन विजिबल लाइट। तो कुछ हो सकता है कि विजिबल से ऑब्वियसली इसका वेवलेंथ जो है ज़्यादा है, क्योंकि लेमडा इस सीक्वेंस में कम हो रहा है, लेमडा जो है सीक्वेंस में कम हो रहा है। तो इसमें क्या है, इंफ्रारेड का जो लेमडा है वेवलेंथ ज़्यादा है विजिबल से, तो इसलिए जो है इसमें लिया जाता है। और इसका लोकेशन जो है क्या दिया हुआ है, इसका लोकेशन दिया हुआ है सेकेंड लेग्रांजे पॉइंट। अब लेग्रांजे पॉइंट क्या होता है, तो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए लेग्रांजे पॉइंट क्या होता है। तो लेग्रांजे पॉइंट होता है जैसे यूनिवर्स में कुछ लोकेशन होती हैं, कुछ लोकेशन ऐसे होती हैं दुनिया में, मतलब जहाँ पे एक प्रकार से जो ग्रेविटेशनल पुल जो होता है स्पेस में, कुछ ऐसे लोकेशन होते हैं कि जैसे दो लार्ज मास है, मान लीजिए एक अर्थ है, ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए अर्थ से तो जो छोटा मून है, ठीक है, यहाँ पे मून है, ठीक, और मून से यहाँ थोड़ा सा मान लीजिए कि यहाँ पे कहीं सन है, ठीक, यहाँ पे कहीं मान लीजिए कि सन है, ठीक है, यहाँ मान लीजिए सन है, ठीक। तो ऐसा कुछ लोकेशन होता है कि भाई मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ हम सेटेलाइट प्लेस करते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं आपको समझा रहा हूँ लेग्रांजे पॉइंट होता क्या है कि जहाँ पे जो भी सेंट्रीपिटल फोर्स आ रहा है, मान लीजिए सेटेलाइट जो है सन का चक्कर लगा रही है, जैसे ये जेम्स वेब टेलीस्कोप है, मेरे ख्याल से ये सन का चक्कर लगा रही है, ठीक है। तो ये अगर चक्कर लगा रही है सन का, ठीक, तो ऐसा कुछ पॉइंट आएगा जहाँ इसका सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है कि सेंटर की तरफ जो एक प्रकार से अट्रैक्शन फोर्स होती है, ठीक है, सेंटर की तरफ जो अट्रैक्शन फोर्स एक प्रकार से उसके ऊपर लगेगी, उसको बैलेंस कर दे ग्रेविटेशनल फोर्स। जो इस प्रकार की लार्ज बॉडी होती हैं वो आपस में जो होती हैं ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती हैं, फॉर्मूला मुझे भूल रहा है, जी कोफिशिएंट होता है M1 M2 अपॉन R होता है शायद, ठीक है, तो ऐसा कुछ होता है, ध्यान नहीं आ रहा है। तो आपस में क्या होती है कि वो आपस में एक दूसरे को जो है वो अट्रैक्ट करती हैं या एक प्रकार से अट्रैक्ट करती हैं। तो इसका जो है आपस में मान लीजिए इसके ऊपर मून का भी अट्रैक्शन आ रहा होगा, इसके ऊपर अर्थ का भी अट्रैक्शन आ रहा होगा, और इसके ऊपर सन का भी अट्रैक्शन आ रहा होगा, और चूंकि ये रिवॉल्व कर रही है तो ऑब्वियसली इसका कुछ सेंट्रीपिटल फोर्स भी होगा। तो एक प्रकार से जो है सभी को बैलेंस कर सके, और ऐसे कुछ 5 पॉइंट्स होते हैं जो लार्जर बॉडीज होती हैं, उसमें L1 L2 L3 L4 L5 ऐसे कुछ 5 लेग्रांजे पॉइंट्स होते हैं। इसको सेकेंड लेग्रांजे पॉइंट पे जो है प्लेस किया गया है, जिसकी दूरी 1.5 मिलियन किलोमीटर, मतलब समझिए 15 लाख किलोमीटर जो है इसकी दूरी है। और सन से अर्थ की दूरी कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर के आसपास है, 150 मिलियन है, ठीक है, तो 15 करोड़ के आसपास है। और अर्थ से मून की डिस्टेंस कितनी है, ऑलमोस्ट 3,84,000 किलोमीटर है, समझ रहे ना। तो समझिए इस बात को कि ये मून से ज़्यादा डिस्टेंस पे रखा गया है, सन के अराउंड ऑर्बिट कर रहा है, L2 पे प्लेस्ड है। ये सभी स्पेसिफिकेशंस आपको पता होनी चाहिए अगर आप यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस्ड हैं, क्योंकि इतनी डिटेल में यूपीएससी आपसे पूछ सकती है। पीसीएस वालों से फिर भी उम्मीद नहीं करते हैं कि इतना अंदर तक जाएंगे। नेक्स्ट क्विपर बोल्ट, तो ये कुछ बेल्ट्स हैं, कुछ आपके ज्योग्राफी वाले टॉपिक्स में अगर आप पढ़ेंगे ऐसे कुछ आपको ये टर्मिनोलॉजी पता होना जैसे मतलब क्या होता है। तो आप सीक्वेंस देखेंगे सोलर सिस्टम में, तो अपने सोलर सिस्टम को मिला के 8 प्लेनेट हैं, है ना। तो जो कि प्लूटो जो था उसको 2006 में जो है उसको ड्वार्फ प्लेनेट कहा गया था, ठीक है। तो प्लूटो को ड्वार्फ प्लेनेट कहा गया था। अब ड्वार्फ प्लेनेट का क्या स्पेसिफिकेशन है एक बार चेक करिएगा कि इसको ड्वार्फ प्लेनेट क्यों कहते हैं, नॉर्मल प्लेनेट से अलग क्यों होते हैं, उनका क्या अलग किया गया है, ठीक है। तो कुछ डॉर्फ प्लैनेट्स जैसे प्लूटो है, होमिया है, मैकमेक है, ठीक है। पांच सीक्वेंस में बता ही दे रहा हूँ। एक का नाम सिरेस है, ठीक है, प्लूटो तो है ही, ठीक, होमिया है, ठीक, मैकमेक हो गया, 4 हुआ, और सिरस, प्लूटो, होमिया,
मैकमेक और एरिस। ठीक, तो ये 5 आप ध्यान रखिएगा। ठीक, तो ये 5 जो हैं ये आपके ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं। इनका क्या स्पेसिफिकेशन होता है, डेफिनेशन चेक कर लीजिएगा। तो 8 प्लैनेट हैं। इसमें सीक्वेंस अगर देखा जाए सन से डिस्टेंस अगर देखा जाए, सबसे पहले क्या आता है मरकरी, फिर क्या आता है मरकरी मतलब मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। ठीक है, अर्थ, मार्स, फिर आपका जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर आपका यूरेनस, फिर नेपच्यून। तो नेपच्यून ये सभी जो हैं वो अर्थ सन के अराउंड जो है चक्कर लगा रहे हैं। सभी ऐसे सन के अराउंड जो हैं वो ये सभी ऑर्बिट्स हैं। ये मान लीजिए ऑर्बिट्स हैं इनके, ठीक है, चक्कर लगा रहे हैं। तो जो नेपच्यून है, नेपच्यून के बाहर ऐसे कुछ बेल्ट है, ठीक है, ऐसे कुछ बेल्ट है। और इस बेल्ट में जो है इस बेल्ट में और ये जो पूरा बेल्ट है ये सोलर सिस्टम का एक प्रकार से, इसमें आइसी बॉडीज हैं, पूरा फ्रोजन आइसी रॉक्स होंगे ऑब्वियसली। ये पूरा सोलर सिस्टम का एक प्रकार से चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, ये पूरा चक्कर लगा रहे हैं। तो ये जो है बहुत ही एक प्रकार से जो है अच्छी इन्फॉर्मेशन है। तो ये क्यूपर बेल्ट जो है ये नेपच्यून, सॉरी यहाँ पे दिया हुआ है क्यूपर बेल्ट का। क्यूपर बेल्ट जो है वो नेपच्यून के बियॉन्ड ऑर्बिट है, नेपच्यून के बियॉन्ड ऑर्बिट है और इसमें आइसी रॉकी बॉडीज हैं। तो आपको पता होना चाहिए क्यूपर बेल्ट है क्या। ठीक, पहली बात। दूसरी एस्टेरॉयड बेल्ट, एस्टेरॉयड बेल्ट मार्स और जुपिटर के बीच में। तो ये आपका मार्स हो गया और ये आपका जुपिटर हो गया। ठीक है, तो इसके बीच में जो है ये आपका क्या आ गया एस्टेरॉयड। एस्टेरॉयड रॉकी बॉडीज होती हैं और ये सन का चक्कर लगाती हैं, ये सन का चक्कर लगाती हैं। इसी में से कुछ जो हैं एक बार भटक उटक के जो है अर्थ के आसपास आ जाती हैं, अर्थ के ऑर्बिट के आसपास, और फिर वो मेटेरॉयड कहलाती हैं, मेटेरॉयड। ठीक है, और अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ गए तो उनको मेटोर कहते हैं। अर्थ पे आके टकरा गई तो उन्हीं को मेटेरॉइड कहते हैं। ठीक है, तो ये सब टर्मिनोलॉजी होता है, मेटेरॉइड, मीटर, मेटेरॉइड। अगर बाहर घूम रही हैं मेटेरॉइड, अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ गए मीटर, टकरा गई मेटेरॉइड। ठीक, तो ये सभी चीज़ें हैं, टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। तो ये जो है इसके आपका मैंने बताया कि भाई ये एस्टेरॉयड हो गई, आपको पता होना चाहिए। अगर आपको सीक्वेंस बता दिया जाए, फॉर एग्जांपल आपसे मैंने सीक्वेंस अगर आपसे पूछ दिया कि भाई सीक्वेंस बता मुझे कुइपर बेल्ट का, एस्टेरॉयड का और वीनस का, तो इस सीक्वेंस में बता दें सबसे पहले वीनस आएगा, फिर आपका ये आपका एस्टेरॉयड आएगा और फिर सबसे बाहर जो है आपका ये आएगा, क्या आएगा ये आपका कुइपर बेल्ट। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको बताना चाहिए। नेक्स्ट एक्सोप्लैनेट। एक्सोप्लैनेट जैसे प्लैनेट होता है अपना अर्थ प्लैनेट है वैसे ही है, लेकिन अपने सोलर सिस्टम का हिस्सा नहीं है। अपने सोलर सिस्टम में तो अपना सन है, ठीक है, जो अपने को एनर्जी देता है, और दूसरा 8 प्लैनेट्स हैं, ठीक, जिनका मैंने नाम यहाँ पे दे दिया। इसके बाहर कोई सन है, कोई स्टार है, उसका चक्कर लगा रहा है तो उसको एक्सोप्लैनेट कहेंगे। इसके अलावा लैग्रांजे पॉइंट्स के बारे में मैंने बता दिया, जहाँ ग्रेविटेशनल पुल 2 लार्ज मास का बराबर हो। ब्लैक होल क्या है कि भाई स्पेस पर ग्रेविटी पुल सो मच। तो ब्लैक होल एक प्रकार से जो स्टार जो होता है, जो तारे होते हैं, जब एक प्रकार से वो खत्म हो जाते हैं तो उनका जो ग्रेविटेशनल पुल होता है, ठीक है, इतना ज़्यादा होता है कि लाइट भी वहाँ स्केप नहीं कर सकती, या उसकी डेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है, मैटर हैज़ बीन सो स्क्विज्ड इन अ टीनी स्पेस, कि भाई एक प्रकार से वो काफ़ी बाकी बॉडीज को एक प्रकार से अट्रैक्ट करती हैं। लाइट, इवन लाइट कैन नॉट गेट आउट। ठीक है, तो लाइट भी अगर उसको भेजें उसमें लाइट, तो वापस जो है उसका रिफ्लेक्शन नहीं आएगा। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें जो हैं एक प्रकार से आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट ग्रेविटेशनल लेंसिंग। तो व्हेन ह्यूज अमाउंट ऑफ मैटर लाइक क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज क्रिएट्स अ ग्रेविटेशनल फील्ड, तो जो भी एक प्रकार से जो है गैलेक्सीज को जो लाइट है, गैलेक्सीज से लाइट आती है, ऑब्वियसली गैलेक्सी में स्टार है ना, गैलेक्सी में तो स्टार है बिलियंस और बिलियन, उसमें लाइट भी ढेर सारी लाइट एनर्जी एमिट करती होगी, तो उसको एक प्रकार से क्या होता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी, वो क्या कहते हैं डिस्टॉर्ट, उसके लाइट को जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है या मैग्नीफाइड होता है, उसको कहते हैं ग्रेविटेशनल लेंसिंग। तो आपको मोटा मोटी बहुत डिटेल में नहीं, एक एक लाइन में जो है आपको पता होना चाहिए इन सभी का की टर्म। नेबुला, नेबुला क्या होता है, जाइंट क्लाउड और डस्ट ऑफ गैस इन स्पेस। तो भाई कोई स्टार जो है, कोई स्टार अगर उसकी एक प्रकार से वो खत्म हो रहा है, उसका टाइम, जैसे हम लोगों की लाइफ होती है ना, कि हम अपनी भी लाइफ है 60 साल 70 साल 80 साल, मैक्सिमम 100 साल जो है हम लोग जो है इधर हैं, बाकी अपने यहाँ से निकल लेंगे। तो सिमिलरली जो है ये नेबुला जो है, नेबुला, इसमें जो स्टार होता है, ये बात समझिए, चाहे अर्थ है, इसका भी लाइफ है, अर्थ की लाइफ बहुत ज़्यादा है, मान लीजिए बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स होगी, लेकिन कभी ना कभी अर्थ भी खत्म होगा। जैसे हम लोग खत्म होते हैं वैसे ही अर्थ भी खत्म होगा। सिमिलरली कभी ना कभी सन जो है ये भी खत्म होगा। इसी प्रकार से स्टार जो है, स्टार भी एक सन है, ठीक है, तो ये भी कभी ना कभी खत्म, स्टार जो सन है एक स्टार है, ठीक है, तो स्टार भी जो है वो उसकी भी लाइफ होती है, भले वो बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स हो। तो जब भी वो खत्म होती है तो एक प्रकार से जो है वो नेबुला बनती है, या आप कह सकते हैं स्टार नर्सरी। ठीक है, तो जहाँ नेबुला होता है वहाँ पर स्टार बनना भी शुरू होता है। तो ये क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन का प्रोसेस जो है एक माइक्रो लेवल पे भी चलता है। चींटी की डेथ डेली लेवल पे होती है। ह्यूमन बींग्स की जो थोड़ी सी लाइफ ज़्यादा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी 60-70 साल 80 साल, और जो स्टार्स हैं ये भी एक प्रकार से कोई अजर अमर नहीं है, इनकी भी जो है मृत्यु होती है। इसीलिए जो है आप लोग सीरियल्स देखते होंगे,
रामायण महाभारत में, तो वहाँ जो लोग तपस्या करते थे और बोलते थे भाई कि अपने को अजर अमर कर दो, लेकिन किसी को वरदान मिलता नहीं था। अजय अमर बोला कि जो आया है वो निकलेगा। तो इसलिए गॉड की जो परिभाषा है, गॉड की परिभाषा यही है, ना आदि ना अंत, जो हमेशा रहे उसको गॉड कहते हैं। तो आप लोग ढूंढिए गॉड कहाँ है। तो नेक्स्ट ग्लोबल वैक्सीन मार्केट रिपोर्ट। तो ग्लोबल वैक्सीन मार्केट रिपोर्ट जो है ये WHO, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है ये रिलीज करती है। तो इसमें ज़्यादा फैक्ट नहीं आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है ये रिलीज करती है कोविड-19 में जो ग्लोबल वैक्सीन है, एक प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन, कितना वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट हुआ, जैसे कि दिखाया गया अफ्रीका ओरिजिन है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात चल रही है, बहुत ही गरीब वहाँ कई कंट्री गरीबी है, वहाँ की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो वैक्सीन डोज सिर्फ 3% दुनिया का वहाँ पर मिला इस कॉन्टिनेंट में। और ये सभी चीज़ें हैं, ठीक है। और कुछ ही मैन्युफैक्चरर्स थे जिनके पास ये वैक्सीन डोज जो था वो था। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं, बस आपको पता होना चाहिए कि WHO ने रिलीज किया, ठीक। नेक्स्ट इनकोवैक्स जो है नस्ल इंट्रानसल वैक्सीन। पहले तो हम लोग जो वैक्सीन लिए होंगे, आप लोग में ज़्यादातर मैक्सिमम लोग वो क्या लिए होंगे, इंजेक्शन पड़ा होगा आपके हाथ पे, ठीक है। तो कोविड की जो वैक्सीन ली होगी, डोज 1 डोज 2 बूस्टर डोज लिए होंगे। अब क्या है कि इंट्रानसल वैक्सीन आए। इंट्रानसल वैक्सीन क्या है, आपकी नाक जो नॉस्ट्रिल होती है, आपके नाक, उसमें जो है 2 बूंद डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो जैसे 2 बूंद पोलियो का मिलता है मुंह में, तो वैसे ये बेसिकली जो है आपकी नाक में जो है 2 बूंद मिलेगा। तो ये एक प्रकार से इंटरनेशनल वैक्सीन है। और DCGI ने जो है इसको अप्रूव भी कर दिया है, ठीक है। तो DCGI ने इसको अप्रूव कर दिया है और भारत बायोटेक ने, यहाँ पे लिखा नहीं है, तो भारत बायोटेक ने इसको डेवलप किया है। तो भारत बायोटेक, ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारत बायोटेक ने इसको डेवलप किया है और ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इसको अप्रूव कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्लोबल पार्टनरशिप जो है, तो इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर, इंडिया ज्वाइन द ग्रुप ऑफ फंड 2020, तो इंडिया इसका मेंबर है। कुल मिला के 25 मेंबर हैं, ठीक। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑब्वियसली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चल रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब आपको पता ही है कि किस प्रकार से, जैसे मान लीजिए कि आपने यूट्यूब पे कुछ सर्च किया, एक गाना सर्च किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, मान लिया आपने किशोर कुमार के गाने सर्च कर लिए, तो बार बार आपको किशोर कुमार के गाने, मोहम्मद रफ़ी के गाने, ठीक है, वो आपको रिकमेंड करेगा, लता मंगेशकर जी के गाने रिपीट, समझ जाएगा भाई बंदा जो है ये समीर चौधरी जो है ये ओल्ड गाने सुनना चाहता है, ठीक है। तो सिमिलरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कई सेक्टर में आजकल काम कर रहा है, चाहे आप मोबाइल यूज करें, हेल्थ सेक्टर, फलाना सेक्टर, ठिकाना सेक्टर, हर सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एंट्री हो गई है। उसको एक प्रकार से क्या किया जाए भाई, आपस में कोलैबोरेशन किया जाए, इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ब्रेच करके कुछ रैंसमवेयर या कुछ सिस्टम है किया सकता है, ढेर सारी चीज़ें, आप सिक्योरिटी थ्रेट भी हैं। तो उसको आपस में जो है किस प्रकार से सभी गवर्नमेंट आपस में मिलजुल कर जो है एक सही डायरेक्शन में फंडामेंटल फ्रीडम, डेमोक्रेटिक वैल्यू, इन सभी चीज़ों का ध्यान रखा जाए, उसके लिए प्लेटफॉर्म है। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं, तो ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका चेयरमैन इंडिया बना है, पहली बात आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। फ्रांस से लिया है और कब तक है आप देख लीजिए, कौन से साल तक इंडिया रहेगा, इसके अलावा 1 साल 2 साल, बाकी 25 मेंबर हैं, इंडिया भी है, 2020 में इंडिया मेंबर बना था। और सेक्रेटरीट मतलब इसका हेडक्वार्टर प्रकार से OECD, तो OECD जो है जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट, मेरे ख्याल से इंडिया इसका मेंबर नहीं है, तो इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, ठीक है। और OECD जो पेरिस में हेडक्वार्टर है, यहीं पे FATF का भी हेडक्वार्टर है, फाइनेंशियल एंड टास्क एक्शन फोर्स, FATF, ठीक है, जो कि हाल में जो है पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट योटा D1, तो योटा D1 जो है कंट्रीज बिगेस्ट डाटा सेंटर। तो डाटा सेंटर, जैसे डाटा सेंटर क्या होता है कि भाई एक लोकेशन रहेगा, कंप्यूटर सिस्टम रहेगा, और जो भी डाटा है, आजकल डाटा का खेल है भाई, आपके मोबाइल में जो भी डाटा है, आप कोई ऐप डाउनलोड करते हैं, कुछ भी करते हैं, बोलते हैं हमको, वो बोलता है अपने डाटा का एक्सेस दीजिए, ठीक है। तो आपके डाटा बहुत ही ज़्यादा वो हो जाते हैं, आपकी इमेज हो सकती हैं, आपकी पर्सनल इमेज हो सकती हैं, प्राइवेट इमेज हो सकती हैं, ढेर सारी चीज़ें हो सकती हैं, आपका अकाउंट डिटेल आपके मोबाइल पर है, सारी चीज़ें हैं। तो सभी चीज़ का एक्सेस इन डाटा को स्टोर किया जा रहा है, एक प्रकार से कुछ ऐसा डाटा लॉ भी होगा कि इतने समय में डाटा, हो सकता है भविष्य में कि इतने समय में डाटा को खत्म किया जाए, 50 साल 60 साल या जो भी होगा। तो डाटा का सेंटर बनाया जा रहा है स्टोर करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, अलाउड एक्सेस लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। तो ये नोएडा में अपना, ये आपका यूपी पीसीएस वाले पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाएगा, क्योंकि यूपी में स्टेब्लिश हुआ है, ग्रेटर नोएडा में, ठीक है, यूपी में। और कंट्री का बिगेस्ट डाटा सेंटर है योटा D1, नाम याद रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट न्यू सेफ्टी टेस्ट फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट किया जा रहा है। फेम इंडिया 1 जो था 2015 से 19 था, और फेम इंडिया 2 जो है 2019 से 24, ठीक। इसमें क्या है कि जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ले रहे हैं, जैसे कि एक प्रोविजन लाया गया कि सब्सिडी दी जाएगी। तो सब्सिडी कैसे दी जाएगी कि मान लीजिए जो भी 2 व्हीलर्स होते हैं, मान लीजिए स्कूटी है, ठीक है, तो जो 10 लाख, शुरुआत के 10 लाख लोग रहेंगे, 10 लाख लोग रहेंगे, उनको जो है 20,000 रुपया जो है, मान लीजिए 1 लाख की स्कूटी है तो उनको 80,000 में मिल जाएगा। उनको कंपनी सब्सिडी देगी, और कंपनी जो है वो गवर्नमेंट से सब्सिडी जो है डिमांड करेगी। इस प्रकार से 2 व्हीलर में, 4 व्हीलर में सब्सिडी दी जा रही है, चाहे ई रिक्शा
गरीब लोग हैं भाई, ई रिक्शा चलाना चाहते हैं, अपना इनकम कमाना चाहते हैं, तो उनको भी मदद मिलेगी। ठीक, तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव फेम इंडिया प्रोजेक्ट, तो उसी को लेकर बेसिकली ये है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री आपको पता ही है, जो फेम इंडिया इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट किया जा रहा है वो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ का एक प्रकार से मिनिस्ट्री है, पेरेंट मिनिस्ट्री है। और इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि टारगेट क्या है कि 2030 तक 30%, मतलब जितने भी व्हीकल्स चल रहे हैं सड़क पे, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, ऑलमोस्ट 30% जो है अपने को रिप्लेस कर देना है इलेक्ट्रिक व्हीकल से, ताकि पॉल्यूशन भी कम हो। मेन अपना क्राइटेरिया क्या है? पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। जो फ्यूल्स हम लोग यूज करते हैं पेट्रोल डीजल, पहली बात। और दूसरी बात क्या होता है कि हम लोग डिपेंडेंट हैं, अपने यहाँ भाई तेल का उत्पादन बहुत कम है पेट्रोल डीजल का। ठीक है, तो हम लोग बाहर से मंगाते हैं, इराक, सऊदी अरबिया, ईरान, USA, रसिया, तो अपने को क्या है कि भाई उस पर डिपेंडेंट ना रहे। नेक्स्ट ओशियन सेट, तो ओशियन सेट जो है अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट जो है आपका, ये ऑब्वियसली PSLV C54, ठीक है, इसने लॉन्च किया। ये लॉन्च व्हीकल है, इस लॉन्च व्हीकल का नाम है, इसने ओशियन सेट किया। ऑब्वियसली ये ओशियन से रिलेटेड जो भी डाटा रहेंगे, ठीक है, ओशियन से रिलेटेड जो भी डाटा रहेंगे वो किया जाएगा। भाई ओशियन का टेम्परेचर कितना है, ओशियन में फाइटोप्लैंक्टन होते हैं। फाइटोप्लैंक्टन क्या होता है भाई? अपने जो अर्थ है इस पर ढेर सारे जो है स्पीसीज हैं, तो हम लोग लैंड सरफेस का देखते हैं भाई, पेड़ पौधे, ऐसा थोड़ी ना पानी में नहीं है, समुद्र में भी हैं। समुद्र में भी पूरा माउंटेन सिस्टम है, समुद्र में भी भाई प्लांट स्पीसीज हैं, समुद्र में भी जो है आपके एनिमल स्पीसीज हैं। तो फाइटोप्लैंक्टन जो है उसको कौन खाता है? आप इन्वायरमेंट पढ़ते हैं तो जू प्लैंक्टन खाता है। ठीक है, जू प्लैंक्टन को कौन खाता है? इसको फिश खाते हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड ऐसे बनता है। ठीक है, इकोलॉजिकल पिरामिड इस प्रकार से बनता है, सबसे नीचे फाइटोप्लैंक्टन, उसके ऊपर जू प्लैंक्टन, उसके ऊपर फिश। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो मैंने और मेरे ख्याल से इसका इन्वर्स पिरामिड बनता है, इन्वर्टेड साइज बनता है, क्योंकि जो कंफर्म कर लेंगे छोड़िए इसको। तो ये इस प्रकार से इकोलॉजिकल पिरामिड बनता है, ये इसको खाता है, ये इसको खाता है, ये इसको खाता है। तो ये जो है इसके ऊपर असर पड़ता है। अब मान लीजिए ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गया, सी का टेम्परेचर बढ़ गया, तो फाइटोप्लैंक्टन्स जो भी वहाँ प्लांट स्पीसीज, कोरल रीफ्स, उनके ऊपर असर पड़ेगा। ठीक है, तो ओशियन सेट इसी के ऑब्जर्वेशन के लिए, फाइटोप्लैंक्टन के ओशियन टेम्परेचर के लिए किया गया है। तो एक प्रकार से जो है SSO, पोलर ऑर्बिट, सन सिंक्रोनस। सन सिंक्रोनस क्या होता है कि सन के सिंक्रोनस, मतलब कि भाई अर्थ के जो पोल हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जैसे सन का मूवमेंट होगा तो सन के रिलेटिव में जैसे सापेक्ष होता है, जैसे मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा था तो सापेक्ष गति बताया कि भाई एक चीज़ की सापेक्ष दूसरे की क्या गति है। तो सन के सिंक्रोनस रहेगा, मतलब सन के रिलेटिव उसकी स्पीड 0 रहेगी। जैसे सन मूव करेगा वैसे से जो है एक प्रकार से वो करेगा। ठीक है, तो एक प्रकार से रिलेटिव टू सन, मतलब एक समय पे जो भी लोकल मेरिडियन होगा, जो आपका जो ये होता है ना, ये देशांतर रेखाएं होती है ना, हाँ देशांतर ही कहते हैं। तो जो लोकल मेरिडियन रहेगा उसको बेसिकली जो है एक समय पे एक ही जगह हर दिन रहेगा, इसको क्या कहते हैं? सन सिंक्रोनस। तो जो स्पाइंग होती है एक प्रकार से जासूसी के लिए, चाहे वेदर मॉनिटरिंग के लिए, चाहे इमेज लेने के लिए किसी जगह का, उसके लिए यूज होता है सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। और जनरली 600 से 800 किलोमीटर के रेंज में जो है सैटेलाइट्स को यहाँ पे लॉन्च किया जाता है। तो एक प्रकार से लोअर अर्थ ऑर्बिट में आ जाता है। ठीक, तो ओशियन सेट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपको जो है, तो ओशियन सेट इससे पहले 2001 में जो है ओशियन सेट 1 और 2, तो 1 वाला जो था वो 1999 में, और 2 जो है ओशियन सेट ये 2001 में, तो ये ओशियन सेट 3 है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। 3 वाला जो है 2022 में हुआ है, उससे पहले 2 हो चुके हैं। नेक्स्ट सारस 3 टेलीस्कोप, तो सारस 3 टेलीस्कोप जो है ये आपका टेलीस्कोप है, ऑब्वियसली सारस 3 जो है आपका टेलीस्कोप है। और एक प्रकार से जो है गैलेक्सीज जो हैं उनके इमेज को लेने के लिए ये किया गया है। ठीक है, तो टेलीस्कोप डिटेक्ट रेडियो वेव सिग्नल, तो रेडियो वेव सिग्नल जो है एक प्रकार से रेडियो वेव सिग्नल उसको एक प्रकार से डिटेक्ट करने के गैलेक्सीज में। और ये कर्नाटक में आपको ध्यान रखना है, एक लेक डंडीगानल्ली। ठीक है, तो जैसे एक क्वेश्चन आया था इस लेक में कर्नाटक में, इस लेक के पास जो है इसको इंस्टॉल किया गया है। एक क्वेश्चन आया था जैसे 2021 में, मुझे ध्यान है कि भाई एक लेक पूछ लिया था कि भाई ये लेक है या क्या है, मेरे ख्याल से कायलाना या डिंडवाना ऐसा कुछ लेक था। वो लेक इसलिए आया था कि भाई कोई एक आर्मी ऑफिसर था, मेरे ख्याल से पैरा SF का ऑफिसर था, स्पेशल फोर्स का, वो बेसिकली जो है ऊपर से पैराट्रूपर था, वैसे पैराट्रूपर था तो ऊपर से छलांग लगाई थी और पानी में वो डूब गया था उस लेक के। तो आपको जो है इसी तरीके से करंट अफेयर से जो है लिंक करके, तो वो लेक एक बार न्यूज़ में आ गया तो UPSC ने उससे क्वेश्चन पूछ दिया। तो सिमिलरली जो है इस प्रकार से आप करंट अफेयर से टच में रहा करें। तो ये लेक जो है आ गया है, तो हो सकता है आपसे पूछ दे भाई किस राज्य में है, तो UPSC जो है हमेशा इस तरह के सवाल पूछ देती है, कोई उसका दिमाग घूम जाएगा कहीं से पूछ देगी। तो ये टेलीस्कोप जो है ये है, और ये यहाँ लेक के पास किया गया है, और ये इतना बस आपको पता होना चाहिए। और रमन इंस्टीट्यूट
जो रमन इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है एक प्रकार से डेवलप किया गया है। तो रमन इंस्टीट्यूट, इसका अपने रमन सर से कोई लेना देना नहीं है। तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी जो है वहाँ से एक प्रकार से जो है ये डेवलप किया गया है। नेक्स्ट कोरोनल होल्स, तो सन जो होता है, सन का फोटोस्फीयर होता है, कोरोना होता है, कोरोना का एटमॉस्फेयर को कहते हैं। उसमें कोरोनल होल्स होते हैं जहाँ से जो है सोलर विंड्स बाहर आते हैं, ठीक है, सोलर विंड्स। और ये हर 11 साल पे जो है सोलर विंड्स, हर ये जो फेनोमेना देखा जाता है कोरोनल होल्स वाला, जहाँ पे सोलर स्टॉर्म जो होती हैं, सोलर विंड वो बाहर आती हैं, ये हर 11 साल पे जो होता है, ऐसा देखा जाता है, ऐसा कहा गया, ठीक है। तो सन की सरफेस से सोलर विंड बाहर की तरफ आती हैं, कोरोनल होल्स, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि इसे सन की जो एक प्रकार से सोलर स्टॉर्म होती हैं, सोलर स्टॉर्म, वो अर्थ के एक प्रकार से जो है मैग्नेटिक फील्ड से, सोलर स्टॉर्म जो होती हैं और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ये आपस में टकराती हैं और एक प्रकार से कहते हैं जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म आता है। जो जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म जो होता है वो अर्थ के सैटेलाइट सिस्टम है, ठीक है। तो जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म जो होता है इसकी वजह से आता है। तो जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म जो होता है, जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म, ये अर्थ के जो आसपास के सैटेलाइट होते हैं, यहाँ का कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, यहाँ का जीपीएस होता है, उसको क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे फॉर एग्जाम्पल कि सोलर विंड जो है, सोलर विंड की वजह से अर्थ के सैटेलाइट सिस्टम पर प्रभाव पड़ता है, हाँ पड़ता है। अर्थ के जो हम लोग कम्युनिकेशन सिस्टम से प्रभाव पड़ता है, हाँ पड़ता है। तो ढेर सारे अपना पावर सप्लाई पर प्रभाव पड़ता है, हाँ प्रभाव पड़ता है, ठीक है, इफेक्ट पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट कोरोना क्या होता है, कोरोना जो होता है बेसिक ये जो होता है अर्थ का जो सोलर सरफेस है, जो आउटर एटमॉस्फेयर को कोरोना कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लीप सेकेंड, तो लीप सेकेंड जो है ये लीप सेकेंड ये एक प्रकार से जो है इसको जो CGPM है, CGPM जो है सुप्रीम अथॉरिटी है, जो भी एक प्रकार से स्टैंडर्ड बॉडी है कि भाई वेट और मेजर कैसे करना है, तो वो जो है 2035 से बोल रही है कि लीप सेकेंड को हटा दिया जाएगा। लीप सेकेंड 1972 में इंट्रोड्यूस किया गया था और 27 लीप सेकेंड हो चुके हैं। और BIPM जो है ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, BIPM, ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि स्टेब्लिश 1875 में हुआ था बाय मीटर कन्वेंशन। तो कुछ फैक्ट्स हैं, सारे मुझे एक्सप्लेन करने को नहीं है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हाइड्रोजन इंटरनल कंबसन इंजन, तो रॉल्स रॉयस काफ़ी फेमस कंपनी है, इसकी कार वगैरह भी आते हैं, मेरे ख्याल से वही रॉल्स रॉयस है। तो हाइड्रोजन पावर्ड जेट इंजन इसने टेस्ट किया और हाइड्रोजन एज अ फ्यूल, हाइड्रोजन एज क्लीन फ्यूल, हाइड्रोजन एज अ क्लीन फ्यूल, काफ़ी स्टडी चल रही है भाई किस प्रकार से जो है इसको यूज करना है। क्योंकि अब हुआ कि फॉसिल सप्लाई जो है महंगा हो गया और लिमिटेड है, तो भाई हम लोग अल्टरनेटिव इलेक्ट्रिक पे जा रहे हैं, हाइड्रोजन पे जा रहे हैं, सोलर पे जा रहे हैं, तो उस पर हम लोग चीज़ें जा रहे हैं। तो उसी सीरीज में जो है किस प्रकार से जो भी हवाई जहाज हम लोग यूज करते हैं, बहुत ज़्यादा तेल कंजम्पशन होता है, बहुत ज़्यादा, समझ रहे हैं ना, अच्छी खासी फ्यूल कंजम्पशन होता है। तो उसको हाइड्रोजन फ्यूल किस प्रकार से जो है यूज करना है, तो इसका ढेर सारा फायदा है कि भाई नियर जीरो कार्बन फ्यूल, तो एनवायरनमेंट के लिए सही है। लेकिन इसकी एक चीज़ है कि भाई फ्लेमेबल बहुत ज़्यादा होता है, हाइड्रोजन जो होता है बहुत ज़्यादा फ्लेमेबल होता है, मतलब ज्वलनशील होता है, ये एक इशू है इसका। तो इंटरनल कंबसन इंजन में भी जो है एक प्रकार से इसका यूज किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट स्मॉल मॉडुलर रिएक्टर, तो स्मॉल मॉडुलर रिएक्टर जो होता है वो 300 मेगावाट से कम का, तो 300 मेगावाट से अगर कम है तो स्मॉल मॉडुलर रिएक्टर हो गया। अगर 10 मेगावाट से कम है, लेस देन 10 मेगावाट, तो वो होता है आपका जो माइक्रो रिएक्टर होता है, इसको माइक्रो रिएक्टर कहते हैं, ठीक है, माइक्रो न्यूक्लियर रिएक्टर। और एक प्रकार से जो उससे ज़्यादा होता है, जो आपका 700 मेगावाट से अगर ज़्यादा है, तो ये आपका हो जाएगा लार्ज रिएक्टर, ठीक है, तो लार्ज रिएक्टर हो जाएगा। तो ये आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए। स्मॉल मॉडुलर 300 से कम होता है, पहली बात। दूसरी बात आपको पता होना चाहिए कि रसिया का एकेडमिक लोमोनोसोव, ठीक है, तो ये फ्लोटिंग पावर न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये बार बार आता है UPSC में पूछ सकता है कि भाई ये रसिया का जो एकेडमिक लोमोनोसोव है वो फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तो कहाँ पे फ्लोट कर रहा है, कौन सी लेक में, कौन नदी में, कहाँ पे कर रहा है, कोई ओशियन में, तो चेक कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट गाइडलाइंस ऑन अपलिंकिंग एंड डाउनलिंकिंग ऑफ सेटेलाइट, तो ये अपलिंकिंग होता है कि भाई कम्युनिकेशन गोइंग फ्रॉम सेटेलाइट टू ग्राउंड, तो ऊपर से नीचे आ रहा है तो डाउनलिंक, नीचे से ऊपर जा रहा है कम्युनिकेशन तो अपलिंक। पहली बात तो ये 2 टर्म्स का मतलब होना चाहिए। और कुछ ऐसी गाइडलाइंस डाली गई है कि भाई कि जो टेलीकास्टिंग होती है उसमें 30 मिनट जो है वो नेशनल पब्लिक इंटरेस्ट होना चाहिए, और बाकी यही सारी चीज़ें हैं, एक बार देख लीजिएगा। तो आज जो है हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपका नवंबर मंथ का किए हैं। सीरीज हम लोग अब तेज़ी से कवर करेंगे, खत्म जरूर करेंगे, उसका टेंशन मत लीजिएगा, सब कुछ अगर सही रहा तो फिर से हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और आर्ट एंड कल्चर का जो टॉपिक है उसको कवर करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। वीडियो सही लगे तो लाइक कर दीजिएगा, बाय।